हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का एमआरएस का एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए मैं आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर के आ रही हूँ जो 2023 में आपका पेपर हुआ था। इसके अलावा आपकी अलग अलग, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर आपका आईसीटी हो, उसकी अलग से प्रैक्टिस सेट भी मैं लेकर के आ रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और ये पूरी तरह से आपके पीवाईक्यूज पर बेस्ड हैं, जिस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसी को ध्यान में रखते हुए ही ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए तैयार किए हैं। तो ये सीरीज ज़रूर से देखिएगा, ये एग्ज़ाम तक आपकी आती रहेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी, आईसीटी की भी और हिंदी की भी। बहुत जल्द ही मैं आप लोग के लिए क्वेश्चंस हिंदी के भी लेकर के आऊँगी जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हिंदी के भी प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं सारी ही वीडियोज़ आपके लिए, क्योंकि अलग-अलग प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी आपको, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस हो, चाहे आईसीटी हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, सबकी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी, साथ में प्रैक्टिस सेट की भी। तो टियर 1 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जानी है, क्योंकि टियर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की बेस पर आपका टियर 2 में जाना है आपको। इसमें टियर 1 में जो बच्चे क्वालीफाई करेंगे और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न है इसमें, तो यहाँ पर आपके टियर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, टाइम को ध्यान में रखते हुए। तो आइए शुरू करते हैं। और हम जो T20 सीरीज़ हमारी चल रही है कंप्यूटर की, यानी कि आईसीटी के क्वेश्चंस की, तो उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। वन आर मोर डिफेक्ट्स occurring in the computer software that prevents the software from working is called। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होने वाले एक या एक से अधिक दोष जो सॉफ्टवेयर को काम करने से रोकते हैं, क्या कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे कि आपका कंप्यूटर सही तरह से वर्क नहीं कर पा रहा, उसे क्या कहते हैं। बॉट कहते हैं, सिस्टम एरर कहते हैं, बग कहते हैं, स्लग कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बग कहा जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा होता है, बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उसे हम बग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग रहती है, तो वहाँ पर आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि बग का मतलब होता क्या है। बग का क्या अर्थ है। लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम, सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, रन टाइम एरर है, ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर बग का मीन्स क्या हो जाता है, प्रोग्राम में तार्किक त्रुटियां जो होती हैं, लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम जो होता है उसको बग कहते हैं। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A mistake in an algorithm that generates incorrect result or output is called। किसी एल्गोरिदम में कोई गलती जो गलत परिणाम या आउटपुट उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है। लॉजिकल एरर कहते हैं, सिंटैक्स एरर कहते हैं, या फिर कंपाइल टाइम एरर है, या फिर प्रोसीजरल एरर कहते हैं। तो यहाँ पर एल्गोरिदम से रिलेटेड जो होगा आपकी जो गलत परिणाम, जैसे कि फॉल्स आपके जो रिजल्ट है वो आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम तार्किक त्रुटि कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से किसे कार्यालय उन्मुख अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके काफी देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जिसमें जो 2023 में पेपर हुआ है उसमें। इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, एडिटर्स, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप सिस्टम, वर्क प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑफिस यानी कार्यालय से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर जिनका यूज़, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनका ज़्यादा यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर आपके 3 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। कभी-कभी इसको 2 तरह से भी डिवाइड किया जाता है, कभी-कभी 3 तरह से भी देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी हो जाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये 3 तरह के आपके मेनली सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन जो है वो उपयोगिता प्रणाली सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो अभी आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखा, अब क्वेश्चन है आपका यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर से। एंटीवायरस है, फायरवॉल्स है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर है, या फिर एमएस डॉस है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा नहीं है। तो एंटीवायरस भी होंगे, फायरवॉल भी होते हैं और डिस्क डीफ्रैगमेंटर में फ्रैगमेंटर भी होते हैं। एमएस डॉस जो है वो इसमें शामिल नहीं होता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। एमएस डॉस किस तरह का है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। कंप्यूटर सिस्टम को हैकर्स से बचाने के लिए किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एंटीवायरस का, फायरवॉल का, एयूपी का, बैकवर्ड विजार्ड का। तो यहाँ पर कोई हमारे कंप्यूटर को हैक ना कर सके उसके लिए जो प्रोटेक्शन के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसको फायरवॉल कहा जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। और बहुत से लोगों को इसको कंफ्यूजन एंटीवायरस और फायरवॉल में रहेगी। वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस होता है लेकिन हैकर से प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल होता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वायरस का पूरा नाम क्या है? वायरस वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू कराए थे मैंने वहाँ पर आपने देखा था कि हर पेपर में चाहे वो टीजीटी का रहा हो, पीजीटी का रहा हो, आपका नॉन टीचिंग वाले रहे हो, सब में फुल फॉर्म ज़रूर पूछी गई है। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे आपके सब में फुल फॉर्म्स भी रहेंगी। तो वायरस की फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड यूजर सर्च, वेरी इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, या फिर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सर्च। तो यहाँ पर जो वायरस है उसकी फुल फॉर्म हो जाती है ऑप्शन सी वाला, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अच्छा, कितने बच्चों को वायरस की फुल फॉर्म पता थी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी फुल फॉर्म पहले से पता थी। और जिनको नहीं पता है वो बताइएगा कि आपको अभी इसकी फुल फॉर्म पता चली है कि इसकी भी फुल फॉर्म होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका शॉर्टकट की से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं सब में आपकी शॉर्टकट कीज भी पूछी गई हैं। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे सबकी शॉर्टकट कीज रहेंगी। और अभी और भी शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी हैं इस वीडियो में, तो आप देखिएगा जिससे कि एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। Which of the following keyboard shortcut is commonly used to rename a file or folder in Windows OS? इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सामान्यतः विंडोज ओएस में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F5, अल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस R, F2। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी फाइल या फोल्डर का आप नाम चेंज करना चाहते हैं विंडोज में, तो वहां पर आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो वो होती है F2। F2 शॉर्टकट की का यूज करके आप किसी भी फोल्डर या फाइल का नेम को चेंज कर सकते हैं। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी वाला। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जो इसमें कंट्रोल F5, अल्ट प्लस एंटर और कंट्रोल R है वो भी देख लीजिए। तो कंट्रोल प्लस F5, दिस कीबोर्ड शॉर्टकट इज typically used to refresh the content of a web page in most web browser by passing the cache। जब आप यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर कभी कभी ये होता है कि रिफ्रेश करना होता है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस F5 का यूज कर सकते हैं। अल्ट प्लस इंटर इसलिए होता है, दिस शॉर्टकट इज यूज्ड इन विंडोज एक्सप्लोरर टू ओपन द प्रॉपर्टीज विंडोज ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। इसका यूज करके आप किसी सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर की किसी प्रॉपर्टी को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर, this is generally used to refresh the active window in some application, but it is not used for renaming file or folder in Windows। कंट्रोल प्लस आर का यूज इसलिए होता है कि जब आप कोई एक्टिव विंडो होती है या फिर कोई एप्लीकेशन होती है उसमें जो एक्टिव विंडो है उसको रिफ्रेश करने के लिए इसका यूज आप करते हैं, लेकिन इसका यूज जो होगा रीनेमिंग फाइल या फोल्डर की करने के लिए आप नहीं कर सकते कंट्रोल प्लस आर का। अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो रिफ्रेश करना कंट्रोल प्लस F5 है, जो वेब पेज होता है उसकी बात की जा रही है किसी वेब ब्राउजर की, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और ये वाला जो रिफ्रेश है ये आप कोई एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक्टिव विंडो जो होती है उसको रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज फॉर ओपनिंग हेल्प? हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन की का यूज आप करते हैं? यानी कि वहाँ आप देखेंगे जितने भी एप्लीकेशन होती हैं या जो कंप्यूटर में आप यूज कर रहे हो तो आप एक हेल्प ऑप्शन भी होता है, तो उसको आप ओपन करना चाह रहे हैं तो कौन सी शॉर्टकट की होगी? F1 होगी, F2 होगी, F4 होगी या फिर F3 होगी। तो यहाँ पर कौन सी हो जाती है? F1 का यूज किया जाता है। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए होगा। बाकी के बारे में भी देख लीजिए, जो फंक्शन कीज होती हैं उनके क्या यूज होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो F1 तो हमने देख ली। F2 जो होती है टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर, किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F3 जो होती है टू सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर। F4 जो होगी टू क्लोज द एक्टिव विंडो विद द अल्ट की, अल्ट की के साथ आप इसको यूज करेंगे तो आपकी जो एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। F5 टू रिफ्रेश और रीलोड द करंट पेज। F6 क्या होती है? टू मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन मोस्ट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउज़र में जो आपका एड्रेस बार होता है वहाँ पर कर्सर को ले जाने के लिए आप F6 का यूज़ कर सकते हैं। F7 होती है स्पेल चेक करने या फिर ग्रामर को चेक करने के लिए।
यानी कि जो पैराग्राफ आपने लिखा है उस पैराग्राफ में कहाँ-कहाँ पर आपने स्पेलिंग एरर की या फिर ग्रामेटिकल एरर की है तो उसके लिए होता है। F8 जो होता है टू एक्सेस द बूट मेनू इन विंडोज़। विंडोज़ का जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो बूट मेनू जो होता है उसको एक्सेस करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। F9 रिफ्रेश द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। F10 का एक्टिवेट द मेनू बार ऑफ द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन जिसका यूज़ कर रहे हैं उसकी जो मेनू बार होती उसको एक्टिव करने के लिए इसका आप यूज़ करेंगे। F11 जो होगी इंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन इन वेब ब्राउज़र। और F12 क्या होता है ओपन द सेव एज़ डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो सेव एज़ करना होता है उसके लिए आप F12 का यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शन कीज़ आपकी 12 होती हैं, 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, सबके बारे में आपने देख लिया कि किसका क्या यूज़ होता है और जनरली जो अगर आप इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो आप ईज़िली उसका आंसर दे पाएँगे। आई होप हेल्पफुल रही होगी ये सारी चीज़ें आपके लिए, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, बहुत कम लाइक करते हैं, लाइक ज़रूर से कर दिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो टेलीग्राम ग्रुप्स हों आपके, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हों उनमें वीडियोज़ को शेयर किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is the shortcut key to open a new blank document in MS Word? निम्नलिखित में से कौन सी MS Word में नया रिक्त दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी है? यानी कि MS Word का यूज़ आप कर रहे हैं, वहाँ पर आप नया न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं, तो कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस बी का, कंट्रोल एन का, कंट्रोल प्लस डी का, कंट्रोल प्लस एम का। किसका यूज़ किया जाता है इसके लिए? तो इसके लिए जो यूज़ किया जाएगा वो कंट्रोल प्लस एन का किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कंट्रोल प्लस बी का किस लिए यूज़ होता है? जब हम किसी भी जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको हाइलाइट करना, बोल्ड करना चाह रहे हैं तो इसका यूज़ करेंगे और कंट्रोल प्लस एम का इंडेंट द पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब बचता है कंट्रोल प्लस डी। इसका क्या यूज़ होता है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कंट्रोल प्लस डी जो होता है उसका हम क्या यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या रहेगा? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल की फुल फॉर्म बहुत ही ईज़ी है। क्या हो जाती है फुल फॉर्म इसकी? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है। तो कुछ बहुत ही ईज़ी-ईज़ी से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12th नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन है। द वर्ड ब्लॉग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। वेबलॉग का वेबलॉग का या फिर वेबलॉग का या फिर वेडलॉग का। तो जो आपके ब्लॉग होता है किन 2 शब्दों से मिलके बना होता है? ये वेबलॉग से मिलके बना होता है, वेब और लॉग। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एक ब्लॉग होता है जो लोग वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग होता है जहाँ पर लोग लिखते हैं। जो आपका किसी भी तरह का कोई भी अपना स्टेटमेंट है या कुछ भी ब्लॉगिंग करने का लोगों को होता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं लिखने का, तो वो उसको हम ब्लॉग कहते हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ सीसी? तो यहाँ पर कह रहा है जो डबल सी लिखा है इस तरह से जाता है, क्या होता है? कंप्यूटर की भाषा है, व्यापारिक भाषा है, कृषि का कोड है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना है। कंप्यूटर्स लैंग्वेज, बिज़नेस लैंग्वेज, एग्रीकल्चर कोड या फिर सेंडिंग अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू मोर दैन वन पर्सन। तो यहाँ पर जब हम एक से ज़्यादा लोग को ईमेल भेजना चाह रहे होते हैं एक साथ, तो यहाँ पर ये सीसी जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? हॉटमेल या फिर रेडिफ मेल, याहू, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर फ्री मेल सर्विस जो होती है यानी कि इनमें से किसी पर भी आप अपनी मेल आईडी बनाने के बाद वहाँ पर ईमेल कर सकते हैं जिस भी व्यक्ति को चाहें। तो इन तीनों ही पर की जा सकती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ऐसे ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो जीमेल का ही किया जाता है, लेकिन इन सब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित 2 भागों को अपने आप पूरा कर लेता है। मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग 2 पार्ट्स ऑफ एन ईमेल। फ्रॉम एंड बॉडी, फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब आप ईमेल किसी को कर रहे होते हैं तो 2 चीज़ें जो होती हैं ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं, वो कौन-सी होंगी? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप देखेंगे जो फ्रॉम होता है और जो डेट होती है, फॉर्म यानी कि जो भेज रहा होता है उसके बारे में अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी हो जाएगा वहाँ पर और डेट भी वहाँ पर लिख के आ जाती है। ये 2 चीज़ें होती हैं। टू जो होता है जिसको आप भेज रहे हैं, जिसको आपको ईमेल करना है तो उसके बारे में तो उसकी ईमेल आईडी ये चीज़ें आपको डालनी पड़ती हैं। लेकिन आपका जो होता है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 16 नंबर, कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री संभव बनाता है। यूजिंग अ कंप्यूटर मेक्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स पॉसिबल। ई वर्ड है, ई कॉमर्स है, ई स्पीड है, ई बिजनेस है। तो यहाँ पर दो वर्ड तो आप ई वर्ड और स्पीड वाले तो आपको क्लियरली पता है कि नहीं होगा। ई कॉमर्स और ई बिजनेस है, तो यहाँ पर इसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस का कौन हिस्सा नहीं होता है? पीरियड यानी कि डॉट जो होता है, एट द रेट है, स्पेस होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि स्पेस नहीं दिया जाता ईमेल आईडी। अगर आपको ध्यान तो होगा, अगर नहीं है तो एक बार अपनी ईमेल आईडी चेक करिए और देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस आपको नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कैपिटल लेटर से नहीं, स्मॉल से ही शुरू होती है। बाकी ये तीनों चीज़ें ही आपको देखने को मिलती है, डॉट भी लगा रहता है, एट द रेट भी होता है, अंडरस्कोर भी लगा होता है। स्पेस नहीं दिया जाता, तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि ईमेल अटैचमेंट होता है। ईमेल अटैचमेंट इज अ रिसिप्ट sent by the recipient a document from another program that is sent by attaching it to the email list of recipients to whom email is sent regularly। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? ईमेल में यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को कुछ मेल कर रहे हैं, कुछ अपने इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ लिखी हुई है, तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट आप अटैच करके उसको सेंड करते हैं, तो उसको ईमेल अटैचमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर दूसरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा भेजा जाता है, उसको ही ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है। द पॉपुलर मेथड ऑफ स्टडिंग थ्रू कंप्यूटर एंड इंटरनेट विदाउट गोइंग टू द क्लासरूम इज कॉल्ड आई लर्निंग, क्लोज लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग। जैसे कि अभी यहीं पर ही है कि आप टैबलेट में देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं पर भी मेरी वीडियो से आप पढ़ रहे हैं अगर, तो यहाँ पर क्या है कि आप एक क्लासरूम में नहीं बैठे हैं, फिर भी आप लर्निंग कर रहे हैं। तो उसको किस तरह की लर्निंग कहा जाता है? ये आपकी ई लर्निंग कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। या आप ई लर्निंग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इंटरनेट के माध्यम से आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है? ई कॉमर्स मीन्स एक्सपोर्ट ट्रेड है, ट्रेड एंड यूरोपियन कंट्रीज है, ट्रेड ऑन द इंटरनेट है, नन ऑफ द। तो जब आप ई कॉमर्स की बात करते हैं तो वहां पर आप इंटरनेट के थ्रू व्यापार करते हैं, ट्रेड ऑन द इंटरनेट। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे हो, नहीं देखे हो तो जरूर से देख लीजिए, आपको तैयारी में काफी हेल्प रहेगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 21 क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। द ओरिजिनेटर ऑफ ईमेल इज कंसिडर्ड टू बी बिल गेट्स को, पॉल एलन को, आर टॉमसन को, इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है कोई ये तीन हो या कोई और अदर व्यक्ति भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द एबव होगा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका आंसर सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर से कमेंट करिएगा कि किसे ईमेल का जन्मदाता या फिर ओरिजिनेटर कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अलग-अलग जो टॉपिक्स थे वहाँ से क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे जिससे कि सारी चीज़ें आपकी एक साथ तैयार होती रहें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। और कोई सजेशन हो, किसी तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स ज़रूर से पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ और उसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।